आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और स्वागत है आपका आज तक रेडियो के डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर में। आज तारीख है 23 अगस्त और दिन है सोमवार। और दिन भर खबरों का वो ठिकाना है जहां हम बिना शोर शराबे के, बिना हंगामों के आपको बताते हैं सीधी खबरें और उन खबरों के साथ उनका एनालिसिस भी। तो अगर आपकी दिलचस्पी है खबरों को समझने में तो ये बिल्कुल सही चौखट है। तो चलिए आपको बताता हूं कि आज हम किन खबरों पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे नीति आयोग की एक चेतावनी की, जिसमें कहा गया है कि सितंबर में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इसके बाद रुख करेंगे अफगानिस्तान का और तालिबान के कब्जे के बाद वहां क्या हो रहा है, क्या हलचलें हैं, इस पर एक्सपर्ट से जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि पंजशीर रेजिस्टेंस में कितना दमखम है। और उसके बाद बात करेंगे इंदौर में एक चूड़ी वाले के साथ हुई मॉब लिंचिंग की, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। कौन है पीड़ित, कौन है आरोपी और क्या है मामला, सब पर बात करेंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि वित्त मंत्रालय ने इन्फोसिस के सीईओ को क्यों तलब किया। होगा ये सब कुछ, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं आज की हेडलाइंस प्रतीक वाघमारे से। केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान के मुद्दे पर 26 अगस्त को सर्वदलीय बैठक आयोजित करने का फैसला लिया है। इस बैठक में हर प्रमुख राजनीतिक दल को अफगानिस्तान के घटनाक्रम से अवगत कराया जाएगा। बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर आज एक प्रतिनिधिमंडल ने पीएम से मुलाकात की। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल थे। इस मुलाकात के सकारात्मक परिणाम आने के कयास लगाए जा रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान को लॉन्च किया है। उन्होंने कहा कि केवल कम उपयोग की गई संपत्तियों को मोनेटाइज किया जाएगा और मालिकाना हक सरकार के पास रहेगा। किसानों के धरने के चलते दिल्ली यूपी सीमा पर सड़क बंद होने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों पर फिर सवाल उठाया है। एससी ने पूछा कि अभी तक सड़कें बंद क्यों हैं, सड़क पर ट्रैफिक को इस तरह रोका नहीं जा सकता, सरकार को कोई हल निकालना होगा। अफगानिस्तान के बानू जिले में अफगान फौज ने तालिबान के जिला प्रमुख समेत 50 तालिबानियों को ढेर कर दिया है। इसके साथ ही करीब 20 तालिबानी लड़ाकों को बंदी भी बना लिया है। उधर अफगानिस्तान कब्जे के बाद तालिबान ने अमेरिका को 31 अगस्त तक सेना हटा देने की चेतावनी दी है। तालिबान ने कहा कि अगर 31 अगस्त तक अमेरिका सेना नहीं बुलाता है तो परिणाम बुरे होंगे। अफगानिस्तान संकट पर वहां रह रहे भारतीयों की परेशानी पर विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी का मिशन जल्द पूरा होने वाला है। 2 और विमानों को वहां भेजा जाएगा और भारतीयों की वापसी के बाद ये काम पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को आज बुलंदशहर जिले के नरौरा में गंगा नदी के तट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। और भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े एल्गार परिषद मामले में एनआईए ने आज 22 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इसमें देश के खिलाफ जंग छेड़ने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार गिरावट का दौर जारी है, लेकिन इसी गिरावट के बीच तमाम एक्सपर्ट्स और डॉक्टर तीसरी लहर को लेकर चेतावनी भी जारी कर रहे हैं। ऐसे ही नीति आयोग ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र सरकार को सुझाव दिए थे। इसी सुझाव में कहा गया कि तीसरी लहर में 100 मरीजों में से 23 को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ सकती है। नीति आयोग की ओर से सितंबर 2020 में दूसरी लहर से पहले भी अनुमान लगाया गया था, लेकिन ये अनुमान उससे कहीं ज्यादा है। तब नीति आयोग की ओर से गंभीर और हल्के गंभीर लक्षणों वाले करीब 20% रोगियों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत बताई गई थी। यानी अगर ये वाला दावा सही होता है तो इस बार हालात पिछली बार से भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। आयोग ने साथ ही एक दिन में 4 से 5 लाख
कोरोना केस का अनुमान लगाया है। ऐसे में पहले से ही 2 लाख आईसीयू बेड्स तैयार रखने की जरूरत भी जताई है। लेकिन इसके उलट कानपुर आईआईटी के वरिष्ठ वैज्ञानिक और पद्मश्री प्रोफेसर मणींद्र अग्रवाल ने दावा किया है कि संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका अब ना के बराबर है। इसकी मुख्य वजह बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन को होना बताया गया है। तो 2 अलग अलग लोग और 2 बड़े बड़े दावे, ठीक एक दूसरे के उलट। मैंने पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर दिलीप मावलंकर से बात की और पूछा कि अचानक से 4 लाख का आंकड़ा जो बताया जा रहा है, ये किस आधार पर कहा जा रहा है। तो उन्होंने कुछ मॉडलिंग वगैरह किया होगा और उसमें कुछ एजम्पशंस भी होंगे, उसके आधार से बताया होगा कि आ सकता है। बट उसमें एक ही पॉसिबिलिटी मुझे लगती है कि नया कोई वेरिएंट आता है, तो ये आंकड़ा शायद आ सकता है कि जिसमें इम्यूनिटी को क्या बोल सकते हैं, इवेड करने की शक्ति हो। यानी ये इम्यूनिटी को पार करने की शक्ति, ऐसा कोई नया वेरिएंट आया तो ये हो सकता है। बाकी उसके सिवा ये कैसे हो सकता है मैं तो नहीं जान सकता हूँ, मुझे पता नहीं, मैंने वो मॉडलिंग वगैरह जो कुछ है देखा नहीं है। आईआईटी के वैज्ञानिक का कहना है कि तीसरी लहर ना के बराबर आएगी, तो उनके दावे में आपको कितना दमखम लग रहा है? मेरा भी मानना है कि तीसरी लहर काफी स्टेट्स में नहीं आएगी, क्योंकि ऑलरेडी 75% लोगों में जून एंड तक इम्यूनिटी आ गई थी। जो आईसीएमआर ने नेशनल एंटीबॉडी सर्वे किया था उसमें 67% में इम्यूनिटी आ गई थी, तो उसका मतलब 2/3 लोगों में एंटीबॉडी थी। अहमदाबाद में उसी टाइम में सर्वे हुआ था, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने 5000 लोगों का सर्वे किया था, उसमें 82% एंटीबॉडी है अहमदाबाद में। और आज अहमदाबाद में 5 केस रोज के हो रहे हैं। सिर्फ अहमदाबाद की पॉपुलेशन है 70 लाख। सो हर एक सिटी में इम्यूनिटी सर्वे करना चाहिए, सीरो सर्वेलेंस करना चाहिए, तो पता लगेगा कि कितने ससेप्टिबल लोग बाकी रहे हैं इंडिया में। बिकॉज ये जो सेकंड वेव आया उसमें इतने लोगों को इन्फेक्शन हो गया, केस हुए और इन्फेक्शन हुआ, सब क्लिनिकल जिसको बोलते हैं, जिसके कोई साइन सिम्टम नहीं, बट उनको इम्यूनिटी आ गई और वैक्सीनेशन भी हुआ है। अपने 50 करोड़ के ऊपर लोगों का पहला डोज तो हो गया है। तो ये सब देखते हुए ऐसे लग रहा है कि काफी स्टेट, जो छोटे स्टेट्स हैं और जहां इम्यूनिटी कम है, जैसे केरला है, इसमें 44% इम्यूनिटी आ रही दिखाई थी आईसीएमआर ने, इसीलिए उधर 20,000 के आसपास केस आ रहे हैं। जो पूरे इंडिया के आधे केस एक ही स्टेट में से आ रहे हैं। अभी जो बड़े बड़े स्टेट हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उसमें 75% इम्यूनिटी आ गई, तो उधर 5 केस, 10 केस, 20 केस, 50 केस ऐसे आ रहे हैं दिन के। तो उधर काफी कम हो गए हैं। वैसे ही जैसे जैसे इम्यूनिटी बढ़ेगी वैक्सीनेशन, तो केसेस कम होते जाएंगे। एक ही पॉसिबिलिटी है कि नया कोई, जैसे डेल्टा वेरिएंट आया लास्ट मार्च अप्रैल में और उससे बहुत ही ज्यादा केस हुए, ऐसे अगर कोई नया वेरिएंट आता है कि जिसमें इम्यूनिटी को तोड़ने की शक्ति है, तो नए केस हो सकते हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन सब चला गया, लोग मास्क भी ठीक से नहीं पहनते हैं, काफी लोगों का आवागमन चवन बढ़ गया है, लोग मार्केट में जाते हैं, भीड़ में जाते हैं। तो अगर नया कोई वेरिएंट आता है तो ये हो सकता है, बट उसके सिवा मुझे नहीं लगता, जितना मैं समझा हूँ, कि तीसरी लहर पूरे कंट्री में या बड़े पैमाने पर आएगी। जी डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन अभियान तो बड़े पैमाने पर हुआ है और भी वैक्सीन्स आ रही हैं जिनसे संक्रमण पर काबू पाए जाने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन फ्लोरिडा का उदाहरण जो है वो डरा रहा है, जहां बहुत तेजी से आंकड़े ऊपर गए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? उसमें देखना चाहिए कि जिसको केस हो रहे हैं वो वैक्सीनेटेड में हो रहे हैं कि अनवैक्सीनेटेड में हो रहे हैं। क्योंकि अगर अनवैक्सीनेटेड में हो रहे हैं तो उसका मतलब कि उधर अभी हर्ड इम्यूनिटी आई नहीं है और लोग सिर्फ अनवैक्सीनेटेड है, बट वो कोई प्रिकॉशन लेते नहीं, मास्क नहीं पहनते हैं, भीड़ में जाते हैं, तो वो हो सकता है। अगर वैक्सीनेटेड में, सो भारत सरकार ने पहले तो ये बताना चाहिए, जो 20,000 40,000 केस बता रहे हैं उसमें कितने वैक्सीनेटेड में, कितने अनवैक्सीनेटेड में है। अगर वैक्सीनेटेड में नए केस आ रहे हैं ज्यादा तो चिंता की बात है।
बट अनवैक्सीनेटेड में आ रहे हैं तो उसका मतलब कि जिसने वैक्सीन नहीं लिया है तो वैक्सीन का प्रोटेक्शन बरकरार है। तो पहले तो ये एक देखना चाहिए। दूसरा, केस आने से घबराने की जरूरत नहीं। जैसे इंग्लैंड में भी बहुत केस आ रहे हैं, बट हॉस्पिटलाइज कितने हो रहे हैं? भारत सरकार वो आंकड़ा नहीं बाहर निकाल रही कि हर रोज के हॉस्पिटलाइज कितने हो रहे हैं, बिकॉज हॉस्पिटलाइज जो हो रहे हैं दैट मीन सीरियस केस आ रहे हैं। अभी जिसको इम्यूनाइज किया है उसको केस भी हो गया तो उसको माइल्ड होगा। सो माइल्ड केसों को गिनती करना और नंबर दिखाने का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। हॉस्पिटलाइज अगर हो जाते हैं ज्यादा लोग तो चिंता की बात है, उससे मर भी सकते हैं। माइल्ड केस से कोई मरेगा नहीं। सो वो एक हमें देखना चाहिए कि कितने लोग हॉस्पिटलाइज डेली बेस पर हो रहे हैं, सोचनी चाहिए। वैक्सीन जैसा जैसे नया आता है वैसे इतना हमें बढ़ाना पड़ेगा, और डेल्टा वेरिएंट का भी नया वैक्सीन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो वैक्सीन अभी दे रहे हैं वो पुराने वेरिएंट्स का हम वैक्सीन दे रहे हैं। डेल्टा का वैक्सीन हमें अभी तक आया नहीं है। सो वो एक सोचना चाहिए। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तालिबान का शिकंजा अफगानिस्तान पर कसता जा रहा है और जैसे जैसे उनकी पकड़ मजबूत हो रही है, देश छोड़कर जाने वालों की तादाद भी बढ़ रही है। रिफ्यूजी संकट देखकर ब्रिटेन ने कहा है कि यूएस आर्मी को भी अभी अफगानिस्तान में टिके रहना चाहिए, लेकिन तालिबान के एक प्रवक्ता ने साफ कर दिया कि तालिबान 31 अगस्त की डेडलाइन को आगे बढ़ाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। इस बीच काबुल एयरपोर्ट पर कुछ अज्ञात लोगों ने अफगान सेना के जवान की हत्या कर दी। 3 लोग घायल हुए हैं। वहीं भारत इन हालात पर नजर रखे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय से कहा है कि वो 26 अगस्त सुबह 11 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं। इस बैठक में मंत्रालय विपक्ष के सभी सवालों के जवाब देगा। असल में विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा था कि सरकार अफगानिस्तान के मामले पर साफ तस्वीर पेश नहीं कर रही है, और ऐसे में अब गुरुवार को ये अहम बैठक होनी है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के उत्तरी इलाके में टकराव के हालात नजर आने लगे हैं। पंजशीर वैली में दबदबा रखने वाले अहमद मसूद और गनी सरकार में उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्ला सालेह तालिबान को चुनौती दे रहे हैं। हालांकि पहले खबर आ रही थी कि दोनों पक्षों में रूस के जरिए समझौता हो सकता है, लेकिन दोनों तरफ के ताज़ा बयानों से लग रहा है कि सिविल वॉर की भूमिका बन रही है। ऐसे में एक वक्त तालिबान के दांत खट्टे करने वाले पंजशीर के लड़ाके इस बार कितने मजबूत हैं, हमने समझा दिल्ली के ORF में पढ़ाने वाले प्रोफेसर हर्ष पंत से, जो देश विदेश की तमाम मैगजीन्स और अखबार में फॉरेन अफेयर्स पर लिखते रहते हैं। खबरें आ रही थी कि तालिबान और मसूद के बीच समझौता हो सकता है, रूस इसमें मध्यस्थता कर सकता है। फिर अचानक फिर से लड़ने मरने की बातें क्यों होने लगी हैं? देखिए, तालिबान और मसूद के बीच में समझौता हो सकता है, और ये जिस तरह से अफ़गानिस्तान में गतिविधियां चल रही हैं उसको देख के कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तो फ़िलहाल अहमद मसूद ने साले के साथ मिलकर एक चुनौती तो दी है तालिबान को। पंजशीर वैली में हमेशा से रेजिस्टेंस रहा है तालिबान के खिलाफ, वो गढ़ रहा है रेजिस्टेंस का, तो वहाँ पर ये होना स्वाभाविक ही था। लेकिन बहुत कुछ अब निर्भर करता है कि तालिबान कैसे इसको आगे ले जाते हैं। अगर वो अपनी बल शक्ति के तौर पर इसको आगे ले जाने की कोशिश करेंगे तो उसका नतीजा कुछ और भी हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर नेगोशिएशंस की बात होती है तो उसमें किस तरह का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर काबुल में खड़ा करने की बातें होती हैं, उस पर निर्भर करेगा। तो अभी तो मुझे लगता है बहुत जल्दी है इस बात को देखने में। तालिबान ने कुछ टाइम लिमिट दी थी मसूद को और सालेह को, लेकिन वो उन्होंने मानी नहीं है अभी तक, और उनको ये कहा गया था कि जो रेजिस्टेंस आप बिल्ड कर रहे हैं वो ख़त्म करें, तो ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ये अब आगे जैसे जैसे आगे गतिविधियां बढ़ेंगी, क्योंकि पॉलिटिकल जो डिस्कशंस हैं वो अभी शुरू हुए हैं, और उसमें हामिद कारज़ाई और अब्दुल्ला भी रोल प्ले कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए किस तरह की नेगोशिएशंस आगे बढ़ती हैं उस पर निर्भर करेगा कि तालिबान और मसूद के बीच में क्या होता है, लड़ाई होती है या समझौता होता है। जी, एक सवाल ये भी है कि क्या पंजशीर रेजिस्टेंस में वो दमखम है जो कभी नॉर्दर्न अलायंस में था? क्योंकि जिन देशों की ताकत कभी इन लोगों के साथ थी वो या तो अब तालिबान के साथ हैं या फिर वो खामोश दिख रहे हैं।
पंजशीर की जो रेजिस्टेंस है वो देखिए उसको नॉर्दर्न अलायंस से तो कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो उस समय नॉर्दर्न अलायंस को बहुत बड़ा को इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा था। रूस ईरान से मिल रहा था, हिंदुस्तान भी दे रहा था। और सेंट्रल एशिया में ताजिकिस्तान उसका गढ़ था। तो नॉर्दर्न अलायंस के लिए आज अगर उसको हम 1990 से कंपेयर करेंगे तो वो संभावना तो नहीं दिखती। और और नॉर्दर्न अलायंस के अंदर भी कुछ जो अभी जो पंजशीर में रेजिस्टेंस खड़ी हो रही है उसके अंदर भी कुछ फॉल्ट लाइंस हैं, क्योंकि जो सलेह है वो बहुत पॉपुलर नहीं है और उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया था और लीडर घोषित कर दिया था इस रेजिस्टेंस का। तो उसको लेकर भी कुछ वहाँ पर परेशानियाँ हैं अंदरूनी पंजशीर में। लेकिन अभी भी पंजशीर एक ऐसी वैली, एक ऐसी जगह है जहाँ से रेजिस्टेंस उठने की सबसे ज़्यादा संभावना है, और इसीलिए तालिबान उसको लेकर चिंतित हैं और इसीलिए वो कोशिशें कर रहे हैं कि साम दाम दंड भेद जो भी जिस भी तरीके से उसको कंट्रोल में किया जाए। हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं इंदौर के उस वीडियो की जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। धुंधले से एक वीडियो में एक भीड़ है, आक्रामक और नाराज। उस भीड़ के बीचों बीच एक दुबला पतला सा शख्स जमीन पर हाथ जोड़े बैठा है। इस शख्स का नाम है तस्लीम अली। इंदौर के गोविंद नगर में थाना बाणगंगा इलाके की एक गली में तस्लीम का सामान बिखरा पड़ा है। कुर्ता पहने एक शख्स उसका बैग चेक करता है और सामान निकालकर आवाज लगाता है कि बहन बेटियों आओ, सब ले जाओ। जमीन पर पड़े शख्स को पीटा जाता है। धर्म की बुनियाद पर उसके साथ गाली गलौज की जाती है और कहा जाता है कि आज के बाद इस इलाके में या किसी भी हिंदू इलाके में मत दिख जाना। भीड़ में खड़े लोगों का कहना है कि एक मुस्लिम होकर वो आखिर कथित हिंदू इलाके में क्यों चूड़ी बेच रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद तमाम लोग गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि पहले तो उनके पास कोई लिखित शिकायत नहीं आई थी, लेकिन बाद में मामला दर्ज कर लिया गया है। कल जो बाणगंगा थाना क्षेत्र में घटना हुई जिसमें चूड़ी वाले के साथ कुछ लोगों ने मारपीट करी और इसके बाद वीडियो वायरल किया, उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर गंभीर धाराओं में दर्ज की गई है। 14 धाराएं इसमें आईपीसी की लगाई गई हैं। इसमें एफआईआर अज्ञात पे थी। वीडियो था पुलिस के पास में जिसमें कि पुलिस ने वीडियो को देख करके आरोपियों की पहचान कर ली है। उसमें 3 आरोपी मुख्य रूप से हैं, राकेश पवार, राजकुमार भटनागर और विवेक व्यास। बाकी इन लोगों ने उकसाया लोगों को मारने के लिए। इन 3 आरोपियों में, मुख्य आरोपियों में से 2 आरोपियों की पुलिस ने राउंड अप कर लिया है और एक तीसरे आरोपी की लोकेशन पुलिस ने ट्रेस कर ली है। इसको पकड़ने के लिए पार्टी रवाना कर दी गई है। इसे भी बहुत जल्दी राउंड अप कर लिया जाएगा। बाकी जो आरोपी इसमें देख रहे हैं, मारपीट करते हुए दिख रहे हैं, उनकी भी पहचान की जा रही है और उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो हमारा सभी लोगों से अनुरोध है कि संयम बना करके रखें और किसी भी हालत में किसी के बहकावे में ना आए। जो पुलिस कार्रवाई बनती है, जो न्यायपूर्ण कार्रवाई है पुलिस कर रही है, इसमें किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि वो चूड़ी बेचने वाला तस्लीम अली, उसने हिंदू नाम रखा हुआ था और उसके पास से 2 आधार कार्ड भी मिले हैं। वैसे सोशल मीडिया पर तमाम यूजर्स आरोपियों का सत्ता पक्ष के साथ कनेक्शन भी निकाल रहे हैं। इन दावों और कयासों के बीच असल में पूरा मामला क्या है, जानने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर रवीश पाल सिंह से। वाकया ये इस तरीके से निकल के सामने आया है कि पुलिस को जानकारी उसने दी है, फरियादी ने, जो पीड़ित है, कि वो चूड़ी बेचने, वो मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और 25 साल उसकी उम्र है। वो इंदौर में जब चूड़ियां बेच रहा था तो उसी दौरान कुछ लोग उसके पास पहुंचते हैं और अपने आप को उस इलाके का बताते हैं। बाणगंगा थाना क्षेत्र का वो इलाका है, गोविंद कॉलोनी नाम है इंदौर में। और उस युवक से बार बार वो उससे पूछताछ शुरू कर देते हैं कि वो कब से यहाँ चूड़ियां बेच रहा है। और इस दौरान उसमें से एक शख्स जो होता है वो उससे आधार कार्ड मांगता है। जब युवक अपना आधार कार्ड उन्हें दिखाता है तो उसी दौरान उस आधार कार्ड में उसका जो नाम लिखा होता है, उससे वो नाम पढ़ने के बाद उसका ये आरोप है कि उसके साथ पिटाई शुरू कर देते हैं वहां के लोग। वो बार बार अपनी बात कर रहा था लेकिन उसकी एक भी नहीं सुनी और वहां मौजूद करीब 20 से 25 लोगों ने उसकी पिटाई की। और उस वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि बड़ी बेरहमी से उसे पीटा जा रहा है, चांटे मारे जा रहे हैं, घूंसे मारे जा रहे हैं, उसे घसीटा जा रहा है। और
उसने पुलिस को दी हुई शिकायत में यही लिखा है कि उसके नगद 10,000 रुपए भी जो है वो इस मारपीट के दौरान चोरी हो गए हैं, और जो उसका नुकसान हुआ है वो अलग है, क्योंकि चूड़ियां और जो तमाम चीजें लेकर के घूम रहा था वो भी टूटी है, उसका भी नुकसान हुआ है। हालांकि जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में रिपोर्ट जो प्रशासन से मांगी है, उसमें जो बात निकल के सामने आई है वो ये बताया गया है कि जो युवक है वो अपना धर्म छिपा के गलत नाम बता करके वहां पे चूड़ियां बेच रहा था, और इस बात से जो वहां के लोग थे वो काफी ज्यादा नाराज हो गए, और इसीलिए इसकी वजह से ही उन्होंने उसके साथ पहले बदतमीजी की। देश में मजहबी नफरत की बुनियाद पर होने वाली लिंचिंग के मामलों की फेहरिस्त लंबी है। पिछली 25 मार्च को इसी साल गाजियाबाद में एक लड़के और उसके परिवार को पीट पीट कर मार दिया गया। गाजियाबाद में ही 23 जुलाई 2018 को न्यायालय परिसर के अंदर एक मुस्लिम युवक को पीटा गया क्योंकि वो हिंदू लड़की से शादी करने जा रहा था। कानपुर में एक शख्स को उसकी बेटी के सामने खींचते हुए पीटा गया। ऐसे तमाम मामले हैं जिनमें हिंसा के पीछे धार्मिक पहलू बताया जाता है। इंडिया टुडे डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक बीते 4 सालों में लिंचिंग के 130 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और इनमें 40% मामलों में पीड़ित की जान चली गई है। ज्यादातर मामलों में आरोपियों पर कार्रवाई के तौर पर गिरफ्तारी तो होती है, लेकिन 24 घंटों के अंदर ही आरोपी जमानत पर छूट जाते हैं। आरोपियों का यूं आसानी से बेल पा जाना सिस्टम्स के लूपहोल की तरफ इशारा करता है। तो सवाल यह है कि लिंचिंग का पीड़ित शख्स आरोपी पर कौन कौन सी धाराएं लगाने की अपील कर सकता है, ऐसे में उसके अधिकार क्या है और कानून इस बारे में क्या कहता है, जानने के लिए मैंने बात की लखनऊ हाईकोर्ट में क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट अरशद जमील से। देखिए, सबसे पहले अगर किसी के साथ कोई घटना घटित होती है तो उसके एफआईआर कराने के लिए थाने पे जाता है। अगर एफआईआर लॉन्च हो जाती है और उसमें कोई सेक्शन ऐसा होता है जो 3 साल से ज्यादा की सजा का होता है, तो उसमें पुलिस ये करती है कि जो ज्यादा के वाला होता है उसमें अपनी साठगांठ से वो सेक्शन निकाल देता है, जिसमें उनको विवेचना करने में आसानी हो जाती है। इसमें क्या होता है, उसके अधिकारों का हनन होता है। उसके लिए वो कोर्ट जाए, कोर्ट जाने के बाद में अपना बयान दे, बयान देने के बाद में अगर जज को ये लगता है कि उसमें उसके अधिकारों का हनन हो रहा है या उसके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं जो घटित हुई वो उसमें मेंशन नहीं करी है पुलिस ने, तो उसमें 173 में कोर्ट मॉनिटरिंग कर करके पुलिस को विवेचना का दे सकती है कि आप जा करके फिर से इसमें विवेचना करिए। और अगर फिर से उसको लगता है कि हमारे साथ में हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और जो हमने एफआईआर दर्ज कराई थी उसमें उनका योग बिल्कुल 0 दिखा दिया है, जब पुलिस में चार्जशीट लगा देती है तो चार्जशीट लगाने के बाद में वो 216 सीआरपीसी में जाकर के, क्योंकि 216 सीआरपीसी में आपको प्रावधान है कि आप जाके फिर से विवेचना करवा सकते हैं। इसी तरीके से एक भजन लाल वर्सेस हरियाणा स्टेट का एक केस है जिसमें तो उन्होंने जो है इसको बढ़वा करके जो सेक्शन छूट गया था, पुलिस ने जो अपने विवेचना के दौरान हटा दिया था, तो उसमें फिर से उनको जो है सजा मिली थी। देखिए, कानून में ये कहा गया है कि कानून जो होता है वो सबूत और एविडेंस के ऊपर होता है। केस के फाइनल एंडिंग पे जब केस का पूरा जजमेंट आ जाता है, अगर उसको कोर्ट को लगता है कि ये दोषी नहीं है, ये इनोसेंट है, तो वो अपने हनन के लिए जो है मानहानि का दावा भी कर सकता है, उनसे कंपनसेशन एक्ट के अकॉर्डिंग अपना कंपनसेशन भी वसूल कर सकता है। ये थे एडवोकेट अरशद जमील। आज तक रेडियो से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज़ भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। आज से 2.5 महीने पहले वित्त मंत्रालय ने ITR फाइल करने के लिए ई पोर्टल लॉन्च किया था। उसका मकसद था कि लोगों को अच्छी सुविधा मिले, टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़े और लोगों को रिफंड भी तेजी से मिले। लेकिन जब से ये पोर्टल लॉन्च हुआ है तब से ये मामला बिल्कुल उल्टा चल रहा है। टैक्स पेयर्स लगातार पोर्टल में आ रही दिक्कतों को लेकर शिकायत कर रहे हैं और पोर्टल को डेवलप करने वाली कंपनी कहती है कि इशू सॉल्व हो गया है। लेकिन मामला इतना उलझता गया कि वित्त मंत्रालय को पोर्टल डेवलप करने वाली कंपनी इन्फोसिस के MD
और सीईओ सलील पारेख को समन जारी करना पड़ा। आज सलील पारेख ने वित्त मंत्री से इस बारे में मुलाकात की। दरअसल इन्फोसिस को 2019 में आयकर विभाग की नई वेबसाइट तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट 4,242 करोड़ रुपए में मिला था। इसके पहले 2015 में जीएसटी पोर्टल बनाने का ठेका भी इन्फोसिस को 1,380 करोड़ रुपए में दिया गया था। लेकिन 2017 में पोर्टल शुरू होने के बाद कई तकनीकी समस्याएं आई और इसके बाद सरकार ने कंपनी को इसे दूर करने का निर्देश दिया था। तो अब तक किस तरह की परेशानियों को टैक्स पेयर्स झेल रहे थे और क्यों, हमने बात की है सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी से। देखो, इसमें इनकम टैक्स पोर्टल में काफी समस्याएं आई। जैसे लॉगिंग करने में काफी दिक्कतें थी, लोग लॉगिन नहीं कर पाते थे, काफी टाइम लगता था। आधार वैलिडेशन करना था तो उसके लिए ओटीपी जनरेट नहीं हो पाता था, ओटीपी आता ही नहीं था एसएमएस पर, वहाँ दिक्कतें आई। उसके बाद कई डाटा जो है मिसिंग थे, उसमें से कुछ मॉड्यूल उसके वर्क नहीं कर रहे थे। और ये तो वो ग्लिचेस थे जो नॉर्मल थे, जो पोर्टल में शुरू से बने हुए थे। इसके अलावा भी कुछ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही थी। आप डाटा इनपुट कर देते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ता है, तो इस तरीके से रिटर्न फाइलिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा हो रहा था। तो ये सब दिक्कतें आई जिसकी वजह से अभी तक रिटर्न फाइल लोग कर ही नहीं पाए। आई थिंक इस पोर्टल के अंदर टेक्निकल साइड पे एक बड़ा फ्लॉ हुआ। हालांकि फाइनेंस मिनिस्टर ने इन्फोसिस के सीईओ को अब बुलाया है, लेकिन ये टेक्निकल ग्लिचेस, अगर आप टेक्नोलॉजी साइड में समझे तो पोर्टल में जो है इशू जो है टेक्नोलॉजिकल साइड पे थे। ये टेक्निकल इशू थे जिनको जो है कंपनी को रिजॉल्व करना था, लेकिन कंपनी जो है इसको रिजॉल्व नहीं कर पाई। एक आम आदमी की लैंग्वेज में समझना बड़ा मुश्किल है कि ये ऐसे क्या टेक्निकल इशू हो सकते हैं, लेकिन अगर एक आम आदमी को समझना हो तो ये सब टेक्निकल इशू थे जो इन्फोसिस कंपनी जिसने की ये पोर्टल बनाया था उसको ये रिजॉल्व करने थे, और वो उसको समय पे रिजॉल्व ही नहीं कर पाई। मतलब आज तक भी वो पोर्टल में इश्यूज बने हुए थे, 2-3 महीने हो गए और डेडलाइन जो है नजदीक आ रही है, तो अभी तक कोई रिटर्न फाइल ही नहीं कर पा रहा था। तो ये सब इश्यूज टेक्निकल थे और इसको एक इन्फोसिस जैसी कंपनी को ये समय से रिजॉल्व करना था। जितेंद्र, पोर्टल शुरू होने का उद्देश्य कुछ और था, लेकिन वो पूरी तरह से काम तो उल्टा ही हो रहा है। न सिर्फ रिटर्न भरने में समस्या आई है बल्कि लोगों के पैसे भी कट रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, ये टेक्निकल इशू है। अगर ये टेक्निकल इशू रिजॉल्व हो जाते हैं और आसान हो जाता है लोगों के लिए इनकम रिटर्न फाइल करना, तो मेरी राय में ऑब्जेक्टिव तो अचीव होगा, जिस ऑब्जेक्टिव को फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है और जिससे ये लॉन्च किया गया था। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, ये टेक्निकल इश्यूज है सारे। तो इसका जो टैक्स पेयर कम होंगे ज्यादा होंगे उससे तो वो मेरे हिसाब से लिंक नहीं हो सकता, क्योंकि टैक्निकल इश्यूज हैं और ये टेक्निकल इशू रिजॉल्व हो जाते हैं और आपका यही पोर्टल चल जाता है और अच्छे से अगर आगे चलता है तो कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्टिव जो है आगे चल के कंप्लीट होगा। बट हाँ, इनिशियल जिस तरीके से ये लॉन्च किया गया था, शायद वो फीडबैक लोगों को बड़ा खराब मिला और उसके चलते अब रिटर्न तो फाइल करना है, सबको रिटर्न फाइल करना है और उसके लिए इनकम टैक्स पोर्टल की जरूरत होगी। अब अगर ये सही हो जाता है पोर्टल तो मेरी राय में वो ऑब्जेक्टिव आगे चल के अचीव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र सोलंकी हमसे बात करने के लिए। तो इसी के साथ अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको याद दिला दूं कि आपका पसंदीदा पॉडकास्ट गजल साज का नया एपिसोड अपलोड हो गया है, जिसमें रेशमा सीजन के 6ठे एपिसोड में मैंने बताया है कि रेशमा का भारत में बने नींबू के अचार से क्या कनेक्शन था। और भी तमाम किस्से हैं और साथ में है रेशमा की रेतीली आवाज में कुछ खूबसूरत नगमे। तो सुनिएगा जरूर और बताइएगा कि एपिसोड कैसा लगा। आज तक रेडियो के बाकी पॉडकास्ट के बारे में भी कुछ कहना सुनना चाहें तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा पता है radio@aajtak.com। इस शो के प्रोड्यूसर थे प्रतीक वाघमारे, साउंड डिजाइन किया है अमृत रेगी ने और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।